इसके अंदर पहले हमने क्या करा था, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने जनरल इंट्रोडक्शन देखा था वायरसेस का, ठीक है। उसके बाद हम लोग रेप्लिकेशन पे आए हुए थे, इसका जो जनरल अकाउंट, ठीक है, कि एक्चुअली रेप्लिकेशन में होता क्या है, जनरली बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। देन रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, जिसके अंदर डीएनए, वायरस टी फेज जो कि लाइटिक साइकिल फॉलो करता है, एंड देन वायरस रेप्लिकेशन, ठीक है। अभी तक इतना आगे हम गए नहीं है, तो इंट्रोडक्शन में ही हम देख लेते हैं हमने क्या करा था। पहले हम देख चुके हैं वायरस के अंदर, ठीक है, जब हमने वायरसेस की डिस्कवरी पढ़ी थी, कुछ एक्सपेरिमेंट्स पढ़े थे हमने उसमें, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि वायरसेस को रेप्लिकेट करने के लिए, सॉरी, रेप्लिकेट होने के लिए क्या है, उन्हें एक होस्ट चाहिए, उसकी मशीनरी चाहिए, क्योंकि वो खुद से कुछ भी सिंथेसाइज नहीं करवा सकते हैं, उनके पास कोई मशीनरी नहीं है। दे जस्ट हैव अ प्रोटीन कोड एंड न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। As the viruses cannot replicate outside the host cell, it has to be enter the host cell and then replicate. Viral replication result many progeny. When these progenies leave the host cell, they repeat the cycle and infect other cells and spread the infection. ये बातें भाई मैं बार बार तुम्हें चिल्ला चिल्ला के बोल चुकी हूँ कि ठीक है, कि प्रोजेनी जैसे ही वो लीव करेंगी, अगेन वो सेम रेप्लिकेशन साइकिल फॉलो करेंगी, वही सेम जो हम 6 स्टेप अभी हम पढ़ रहे थे कल वाले, सेम वैसे के वैसे ही कॉपी करेंगी, ठीक है। तो वायरल न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, इसके अंदर क्या होती हैं, जीन्स होती हैं, जो कि नीडेड होती हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरसेस। क्योंकि अब ये इसका जो न्यूक्लिक एसिड है, ये क्या है, कोड्स है इसके ऊपर कि कौन सा प्रोटीन किस तरह से बनेगा। तो जो नया वायरस पार्टिकल बनना है, उसके लिए इसका जो न्यूक्लिक एसिड है वो नेसेसरी है कि वो होना ही होना चाहिए। These genes carry information and help in the formation of viruses structure components such as capsid protein and few enzymes required in the virus's life cycle. Some of the viral enzymes are encoded by the viral DNA RNA. However, these are synthesized and are functional only when the virus is inside the host cell. ठीक है, कुछ वायरल एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए या उसका जो आरएनए है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है, वो कोड करता है, ये सिंथेसाइज होते हैं, लेकिन ये फंक्शनल सिर्फ उस टाइम पे होते हैं जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं। अदरवाइज ये क्या है, फंक्शनल नहीं है, इनका कोई काम नहीं है, ये कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। द लार्जर वायरस डीएनए हैविंग मोर जीन्स मेक आल्सो कंटेन्स वन और फ्यू परफॉर्म्ड एंजाइम्स, ठीक है। जो सबसे बड़ा वाला जो डीएनए है, जो सॉरी जो वायरस का डीएनए है, जो सबसे बड़ा वायरस है, उसका जो डीएनए है, उसके पास कुछ एक्स्ट्रा जीन्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो हेल्प करते हैं वायरस को पेनिट्रेट करने में होस्ट सेल के अंदर, और कुछ केसेस के अंदर वो क्या करते हैं, वायरल के रेप्लिकेशन के अंदर भी हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट था, द की टू कंट्रोल वायरल इन्फेक्शन लाइज इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन रेप्लिकेशन, ठीक है। इसका मतलब बेसिकली कि जब हम वायरल का रेप्लिकेशन साइकिल पढ़ेंगे, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं, मैं बस एक ये रिवाइज करवा रही हूँ, कि जब हम उसमें पढ़ रहे हैं तब हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि इसके अंदर होता क्या है, ठीक है। इसके अंदर हम 5 स्टेप पढ़ रहे थे, अटैचमेंट, एड्सॉर्प्शन, ये हम पढ़ चुके हैं, पेनिट्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं नियरली। अनकोटिंग आई थिंक हमने नहीं करा है। देन वी आर डूइंग बायोसिंथेसिस, असेंबली एंड रिलीज। आई थिंक इन सब वर्ड्स के मीनिंग्स जो है वो सबको क्लियर होंगे, क्योंकि ये वर्ड्स हमारे सामने बार बार आ रहे हैं, और बार बार मैंने आपको रिपीट करा है हर एक वर्ड का पर्टिकुलर मीनिंग, कि इसका मतलब क्या है और इसके अंदर एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। ये सबको क्लियर है? यस मैम। ये ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ डीएनए वायरसेस, जो कि टी फेज है, एंड एक आरएनए वायरस जो कि टीएमवी है। टीएमवी मींस टोबैको मोजाइक वायरस, ठीक है। टोबैको मोजाइक वायरसेस, इसका क्या काम था, बस जस्ट फॉर जनरल नॉलेज यहाँ पे, जो ये बताओ ये क्या करता है। मैम ये टबरकोलोसिस डिजीज कॉज करता है। हम्म, ठीक है, टोबैको प्लांट्स के अंदर टोबैको मोजाइक डिजीज कोज करता है। इस यूनिट के अंदर हम एम्फेसाइज करेंगे लाइसोजेनिक एंड लाइटिक वायरल रेप्लिकेशन, ये जो दो लाइफ साइकिल होती हैं,
जिसके अंदर मैंने बताया था कि एक के अंदर क्या होता है, मान लिया ये हमारा डीएनए है, सॉरी बैक्टीरिया है, ये इसका डीएनए है, ये हमारा है बैक्टीरियोफाज, और यू कैन से वायरस। ये अपना डीएनए इसके अंदर एंटर करेगा, ये क्या होगा, ये डीएनए इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, इनकॉर्पोरेट हो गया। उसके बाद इसने अपनी वायरस की जो प्रोजेनीज है वो क्रिएट करवाई। क्रिएट करवाने के बाद क्या होता है, एक में तो इसने क्या करा, बहुत सारी प्रोजेनीज जो है वो सारी इकट्ठी कर ली, एंड देन ये क्या होगा, लीव कर देता है एक साथ, ब्रस्ट करवा देता है सेल को, या सेल की लाइसिस करवा देता है। ठीक है, उसी जगह पे दूसरा वाला क्या करेगा, बहुत सारी प्रोजेनीज क्रिएट करवा दी लेकिन कोई और मेथड यूज करेगा अपनी प्रोजेनीज को भेजने के लिए, बाहर रिलीज करवाने के लिए। एकदम से उसकी लाइसिस नहीं करवाएगा, ठीक है, वो सेल एकदम से ब्रस्ट नहीं होगी कि वो फट गई है और सारी निकल गई है। धीरे धीरे वो किल होगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी, ठीक है, डिसेबल हो जाएगी अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने में, लेकिन वो ब्रस्ट नहीं होगी सडनली। ठीक है, हम मतलब जब हम ये यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, आई थिंक, तो हम अभी भी कुछ क्वेश्चंस के जवाब दे ही पाएंगे। नो द इम्पोर्टेंस एंड डिफरेंट वेज इसके अंदर वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं। वैसे इसका आंसर हम अभी भी दे सकते हैं, कौन से साइकिल हैं जिससे वायरसेस रेप्लिकेट करते हैं। जल्दी बताओ जल्दी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, जस्ट अभी अभी मैंने बोला था, ये मैम दो मेन। लाइसोजेनिक और लाइटिक साइकिल। बिल्कुल सही था, दैट इज लाइसोजेनिक एंड लाइटिक। ठीक है, ये जो दो टाइप की साइकिल्स हैं ये फॉलो करते हैं वायरसेस खुद को रेप्लिकेट करने के लिए। नेक्स्ट है अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन लाइसोजेनिक एंड लाइटिक साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन। वैसे तो बेसिक सा तो मैंने बता दिया है, बट इसको बिल्कुल प्रोफेशनली एज अ क्वेश्चन की टर्म पे हम इसको डिफाइन कर पाएंगे जब हम इन दोनों साइकिल्स को अलग अलग करके पढ़ेंगे। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन डीएनए वायरसेस एंड आरएनए वायरसेस। अभी अभी सिर्फ नाम पढ़ के तुम इतना तो बता ही सकते हो कि एक के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए होगा, दूसरे के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए होगा। ठीक है, बाकी जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे उसके बाद फर्दर हम नेक्स्ट डिफरेंसेस को हम देख लेंगे कौन से। हम आ गए थे एप्लीकेशन के ऊपर, जिसमें हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, एलिस एंड डेलबर्ग एक्सपेरिमेंट एंड सेकंड वन इज द हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एलिस डेलबर्ग एक्सपेरिमेंट को इन्होंने सिंगल बर्स्ट और वन स्टेप ग्रोथ भी बोला था, जो जिसका मतलब हमने कल भी पूछा था कि एकदम से क्या है, वो जो ग्रोथ थी वो सडनली पहले वो एकदम से कांस्टेंट चल रही थी 1 घंटे तक, टाइम टू टाइम इंटरवल उन्होंने क्या करा था, सैंपल्स लिए थे, उसको नोटिस करा था कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया फाज और जो बैक्टीरिया का मिक्सचर था वो कितना है। ठीक है, पहले कांस्टेंट ग्रोथ थी, फर्दर उसके बाद क्या करा था उसने, एक एक घंटा कंप्लीट होते ही कुछ ही मिनट्स के अंदर उसने फर्दर राइज दिखाया, सडन राइज दिखाया, जिसको इन्होंने बोला था फर्स्ट ब्रस्ट। ठीक है, देन क्या हुआ, अगेन वो आगे जब वो चली तो वो कांस्टेंट हो गई, कांस्टेंट होने के बाद फर्दर अगेन उसने एकदम से राइज दिखाया, दिस इज सेकंड बर्स्ट। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट सबको याद है। एक्सपेरिमेंट के अंदर इसने क्या करा था, बैक्टीरियोफाजिस यानी कि बैक्टीरिया के जो वायरसेस होते हैं उनको कल्चर करा था। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया एक उन्होंने पेट्री प्लेट ली, अगार मीडियम डाला, एगरोज मीडियम के साथ उन्होंने क्या करा, उसके ऊपर बैक्टीरियाज का जो कल्चर उन्होंने बनाया था उसको स्प्रेड कर दिया, देन उसके अंदर बैक्टीरियल वायरसेस को डाल दिया, उनकी डाइल्यूशन भी कर दी, ताकि जो बैक्टीरिया है और जो वायरसेस है उनका इंटरेक्शन कम से कम हो पाए। ठीक है, उसको मिनिमम करने के लिए आफ्टर दैट इन्होंने जो ये प्लेट तैयार करी थी, वो क्या कर रहे थे, उसका टाइम टू टाइम जो है सैंपल ले रहे थे, टाइम टाइम इंटरवल के बाद, और उसको एनालाइज कर रहे थे। ये जो लॉन ऑफ बैक्टीरिया टर्म यूज करी थी, इसका मतलब हमने क्या था, बैक्टीरिया कवरिंग द एंटायर सरफेस ऑफ अगार इन अ पेट्री प्लेट। ठीक है, ये जैसे इसका डायग्राम था आगे, ये हमारी पेट्री प्लेट है, इसके अंदर जो ये मीडियम प्रेजेंट है ये क्या है, ये अगार मीडियम है, और इसके ऊपर जैसे ये देख रहे हो ना, ये स्ट्रैंड से तुम्हें दिख रहे हैं, ये क्यों है, क्योंकि जब बैक्टीरिया को स्प्रेड करा गया था तो उसके लिए एक लूप यूज करी जाती है। आई डोंट नो तुम लोगों ने, आई थिंक किसी ने तो देखी होगी किसी ने नहीं देखी होगी, कुछ इस तरह से होती है ये, देखो ऐसे में से यस डायग्राम। मैम, देखिए। ठीक है ना, ये किस तरह से लूप होती है,
तो ये इधर से ये इसको हैंडलिंग होती है, इसको यहाँ से, ये वाला जो सर्कल है ना, ये एक वायर है, ऐसे सर्कल वाला वायर है। तो इसको जब किसी उसके अंदर डिप करेंगे बैक्टीरिया को उठाने के लिए, उठाएंगे, बिल्कुल हल्का सा है। देन उसके बाद मान लो ये हमारी पेट्री प्लेट है, उसके ऊपर कुछ इस तरह से हमें स्प्रेड करना होता है। तो इस वजह से ये जो अगार के अंदर आपको ये लाइंस दिख रही हैं, ये बनी हुई हैं, इसके ऊपर पूरे के ऊपर हमने बैक्टीरिया जो वायरस है वो उसको स्प्रेड कर दिया है। उसके बाद हर एक टाइम इंटरवल के बाद यहाँ से इन्होंने सैंपल उठाया, उठा के उसको एनालाइज करा। देन उसके बाद उन्होंने क्या करा था, ये ग्राफ जो है ड्रॉ कर रखा है, ये पहले कांस्टेंट था, कुछ खास ग्रोथ नहीं थी, प्लैग दिख गया था, प्लैग का मतलब ये था, यहाँ पे जैसे ये बैक्टीरिया के ये डॉट्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बीच में बैक्टीरिया है जो वायरस है, और उसके चारों तरफ जो है बैक्टीरिया, सॉरी बीच में बैक्टीरिया, देन उसके चारों तरफ जो वायरस था वो, उसका एक जोन बन गया था, जिसे प्लैग बोला गया था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे उन्होंने नोटिस करा, प्लैग फॉर्मेशन पहले कंटिन्यू चल रही थी, बट वो थी कांस्टेंट थी। उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे तक उन्होंने 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट ऐसे करके उन्होंने क्या करा, उन्होंने सैंपल लिए। फर्दर सडन राइज हुआ जब 1 घंटा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जैसे इन्होंने दिखाया टाइम इंटरवल दिखाया, यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि 30 मिनट्स तक इनका ठीक चला है। नियरली 25 मिनट्स के अराउंड क्या हुआ है, सडन इंक्रीज हुआ है यहाँ पे आके, ठीक है। जैसे सडन इंक्रीज हुआ, आफ्टर दैट थोड़ी देर के लिए फिर अगेन कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे आके 40 मिनट से नियरली 15 मिनट्स, नियरली 15 मिनट्स क्या हुआ है, उसका सडन इंक्रीज हुआ है। फर्दर देन फिर क्या हुआ, वो 65 मिनट पर आके अगेन वो कांस्टेंट चल रहा था, 65 पे आके सडन इंक्रीज, दिस इज सेकेंड ब्रस्ट एंड अगेन कांस्टेंट, ठीक है। तो इस तरह का कुछ इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर दिखाया। उसके बाद हमने करा था हाशी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर हमने ये वाला डायग्राम दिया था। इसमें हमने क्या करा था, S32, सॉरी S35 एंड P32 फॉस्फोरस फॉस्फेट, ठीक है। ये हमने यूज करा था सल्फर, और यू कैन से सल्फेट। एज वी नो कि जो सल्फर है वो क्या है, प्रोटीन का कंटेंट है, और जो फॉस्फोरस है वो डीएनए का है। इन दोनों चीजों को रेडियो एक्टिव करा, अलग अलग मीडियम बनाए, अलग अलग मीडियम के अंदर, एक के अंदर हमने जो S35 लेबल्ड वाला जो वायरस था उसको क्रिएट करवाया, दूसरे वाले में हमने P32 वाला जो वायरस है उसको क्रिएट करवाया। इससे क्या होगा, S35 वाला मीडियम के अंदर जो बैक्टीरियोफाज बना है, उसका जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, वो रेडियो एक्टिव होगा, यानी कि वो कुछ रेज शो करेगा। उसी जगह पे जो दूसरी साइड जो P32 वाला बना है, वो क्या होगा, उसका जो डीएनए कंटेंट है वो रेडियो एक्टिव होगा, ठीक है। देन फर्दर उसके बाद हमने क्या करा, पहले हमने S35 वाला रेडियो एक्टिव प्रोटीन जो था, जो सॉरी जो वायरस था, उसको हमने एक बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करवाया। पहले हमने इन्फेक्ट करवा दिया, इन्फेक्ट करवाने के बाद क्या किया, सेंट्रीफ्यूज करवा दिया। सेंट्रीफ्यूज करवाने से मतलब है कि ये वाले जो वायरस पार्टिकल थे वो हटा दिए बाहर से, इनका सिर्फ डीएनए कंटेंट जो था वो एंटर कर गया। एज वी नो कि इसके अंदर हमने S35 जो था वो ऐड करवाया था, तो इसका सिर्फ प्रोटीन जो था वो रेडियो लेबल्ड था, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, प्रोटीन कोड जो था वो हट गया सेल के ऊपर से, सिर्फ डीएनए एंटर हुआ था। अब डीएनए के अंदर तो कोई रेडियो एक्टिविटी थी नहीं। जब इस सेल को देखा गया फर्दर, तो इसमें क्या हुआ, कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई, जस्ट बिकॉज इसका प्रोटीन रेडियो एक्टिव था और प्रोटीन हट चुका था, ठीक है। देन उसके बाद क्या करा इन्होंने, उसके बाद इन्होंने लिया P32 वाला, उसको क्या करा, अगेन इन्फेक्ट करवाया, सेम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया इकोलाई, मोस्ट प्रोबेबली हर जगह यूज ही मिलेगा आपको माइक्रोबायोलॉजी में। अगेन सेम स्टेप, सेंट्रीफ्यूज करवाया। अब इसके अंदर जो P32 था वो डीएनए कंटेंट के अंदर ऐड था, तो इससे क्या हुआ, जो डीएनए था वो रेडियो लेबल्ड था, यानी कि वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा था। सेंट्रीफ्यूज करने से जो इसके प्रोटीन कोड थे वायरसेस के वो हट गए हैं ऊपर से, सेल के ऊपर से। एंड देन जब उसको पैलेट बना के देखा गया, ठीक है, पैलेट बनाने के बाद जैसे उसको देखा गया, तो इस सेल के अंदर क्या हुआ, रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। इस सेल के अंदर कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, कुछ चीजें चमकती हुई दिखाई दी। इसका मतलब इन्होंने कंक्लूड कर दिया कि क्या है, जो डीएनए है या फिर जो उसका आरएनए है, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल था, वो ऐसी चीज है जो जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होती है, सॉरी जनरेशन टू जनरेशन भी पास ऑन होती है, बट स्टिल मैं कहीं और चली गई थी, सॉरी। मतलब कि जो वायरसेस हैं जब वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, किसी भी बैक्टीरिया को, तो वो अपना डीएनए कंटेंट उसके अंदर छोड़ देते हैं, जिससे मतलब उन्होंने लगाया कि जैसे डीएनए कंटेंट अंदर जाता है तो वो उसके साथ अटैच हो जाता होगा,
फर्दर इस वजह से इन्फेक्शन इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि वो वायरस जो है वो अपना डीएनए कंटेंट उसके अंदर डाला। डीएनए कंटेंट के अंदर क्या थे, उसके कुछ कोड प्रेजेंट थे, जिसके थ्रू उसने अपने एंजाइम्स या प्रोटीन्स बनवाए। उन प्रोटीन्स को बनवाने के बाद उन्होंने क्या करा, फर्दर अपने वायरसेस प्रोजेनिस को क्रिएट करवाया। ठीक है, सेम साइकिल कुछ इस तरह से रिपीट होता है। इज इट इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये दो एक्सपेरिमेंट आई डोंट थिंक अब किसी को डाउट होगा। मैंने एक बार ये रिपीट करवाए हैं क्योंकि राधा ने कल बोला था कि इसकी कुछ क्लासेस छूट गई थी। ठीक है, जस्ट मैंने सिर्फ इसको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये ऐसे ऐसे है, बस इसलिए। राधा, आपको कोई डाउट है? बाकी अगर किसी और को कुछ समझ में नहीं आया है, आई थिंक तो दोनों एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल थे, बट स्टिल अगर किसी को कुछ पूछना है तो मुझे जल्दी बताओ। राधा, यस मैम। इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। देखो, ये मैं पहले भी करवा चुकी थी, पहले वाली क्लासेस में ये हमारा कवर हो चुका है, बस अभी ये रिपीट करवाया कि हमारी क्लासेस छूट गई थी। ठीक है, मैम। ओके। ठीक है, वायरस रेप्लिकेशन के अंदर हमने देखा था कि जब कोई वायरस रेप्लिकेशन होती है तो जो होस्ट है उसके बायोकेमिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। ये बात भी मैंने आपको बता दी थी कि उसके स्ट्रक्चर के अंदर भी कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि उसके अंदर कुछ अलग टाइप के प्रोटीन्स बन रहे हैं। ठीक है, या क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है सेल का आफ्टर सम टाइम, क्योंकि वायरस बन गए हैं, अब वायरस उसको बाहर भी निकलना है, तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका भी ढूंढेंगे। अगर उन्हें ऐसा कोई तरीका नहीं मिलता है तो वो इतने इफेक्टिव तो हैं कि वो उस सेल को खत्म कर देते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एग्जांपल कॉमन कोल्ड का भी लिया था कि राइनो वायरसेस कॉमन कोल्ड जैसे कॉज करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, सेल की लाइसिस हो जाती है, और यहाँ पे एक और वर्ड यूज करा गया था एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी कि सीरीज होती है पूरी सेल की डेथ करवाने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, सारे के सारे प्रोजेनिस रिलीज हो जाते हैं। देन अदर एग्जांपल इज HIV। इसमें क्या होता है, जो वायरसेस हैं वो क्या करेंगे, इम्यून सिस्टम की प्रोसेस के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, जिसे बडिंग कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होती है, जो सेल होती है ना, तो वो लाइसिस हो पाती है, यानी कि वो ब्रस्ट नहीं हो पाती है एकदम से, इमीडिएटली किल नहीं होती है। धीरे धीरे क्या होती है, डैमेज होती है, फंक्शनली जो जो फंक्शंस होते हैं जो नॉर्मली परफॉर्म करती है वो नहीं कर पाती है, और जो सेल है वो कुछ ही टाइम के लिए अलाइव रह पाती है, आफ्टर दैट वो डाई हो जाती है। ओके, उसके बाद थी हम थे स्टेप्स ऑफ वायरल रेप्लिकेशन के ऊपर। अटैचमेंट हम पढ़ चुके थे। ठीक है, अटैचमेंट के अंदर हमने क्या देखा था, जो ओब्लिगेट वायरसेस होते हैं, इसीलिए उन्हें क्या है, सेल होस्ट के अंदर एंटर करना होता है, तो वो क्या करते हैं, उस सेल को ब्रेक कर देते हैं। जो बैरियर्स बीच में आते हैं, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर जो होती है वो प्लांट सेल वॉल होती है। ठीक है, इन चीजों को उनको ब्रेक करना पड़ता है। जो वायरसेस होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि जो होस्ट का पर्टिकुलर, जो होस्ट की सेल है उसके ऊपर पर्टिकुलर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये रिसेप्टर्स जो हैं वो वायरस के रिसेप्टर्स से मैच होंगे। ठीक है, तभी वो जाके इसको इन्फेक्ट कर पाएगी, अदरवाइज दे कैन नॉट बी इन्फेक्टेड। ठीक है, जिस तरह से अगर कोई प्लांट वायरस एनिमल सेल को इन्फेक्ट करना चाहे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स मैच नहीं होंगे। इसीलिए जो एनिमल वायरसेस हैं वो एनिमल सेल्स को ही इन्फेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कुछ इसी वजह से इनको वायरसेस को स्पेसिफाई करा गया है कि ये वाला एनिमल वायरस है, ये वाला प्लांट वायरस है, बिकॉज ऑफ देयर रिसेप्टर्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। हाँ जी। यस ठीक मैम। है, यस मैम। ओके ओके। ठीक है, इसके अंदर हमने एंजाइम सबस्ट्रेट वाला एक एग्जांपल लिया था, जस्ट लाइक लोकेन की हाइपोथेसिस, वो स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, देन हमने स्पाइक प्रोटीन का भी पढ़ा था। स्पाइक प्रोटीन 2-3 बार पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली सबको याद होगा कि आइडेंटिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं सेल की। ठीक है, ये हम कर चुके हैं, ये डायग्राम वैसे तो हम कर चुके थे। आफ्टर दैट हम थे पेनिट्रेशन। ठीक है, पेनिट्रेशन एंड अनकोटिंग। पेनिट्रेशन में हमने देखा था एंडोसाइटोसिस होती है और एक्सोसाइटोसिस होती है। ठीक है, एंडोसाइटोसिस का मतलब है इंटरनल या फिर सेल के अंदर एंटर करने में। ठीक है, एंडोसाइटोसिस में क्या था कि जो वायरसेस है वो क्या कर डिसोल्व कर देंगे और रप्चर कर देंगे वेसिकल मेम्ब्रेन को, और उसके बाद क्या है, वो रिलीज कर देंगे न्यूक्लिक कैप्सिड को। ठीक है, साइटोप्लाज्म। इसके अंदर इसने दो बेसिक्स दिए थे कि अगर वो वायरस एनवलप है, एनवलप्ड वायरसेस है, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही वायरस किसी होस्ट सेल के अंदर एंटर होगा तो सेल मेम्ब्रेन और जो वायरल एनवलप है वो दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने के बाद क्या होंगे,
वो वायरस का जो सॉरी जो बैक्टीरिया की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसको ब्रस्ट कर देंगे। उसके बाद क्या है, उसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड है वो सीधा का सीधा होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर वो जो वायरस है उसके पास एनवेलप प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या होगा, सेल के अंदर एंटर होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक वेसिकल बना देगी उसके चारों तरफ, ठीक है, उसको एक वेसिकल के अंदर ट्रैप कर देगी और इस तरह से वो साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर होगा। ठीक है, ये था fusion of the virus envelope. Several viruses are able to directly fuse the envelope. ये हम पढ़ चुके थे, ये वही बात है। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर देन वो रिलीज कर देती है। अनकोटिंग, अनकोटिंग में क्या है, वंस द न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर द शेल साइटोप्लाज्म टू द होस्ट सेल, वायरल जीनोम मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्रोटीन कोड फॉर देयर एप्लीकेशन। कि जैसे ही जो न्यूक्लियोकैप्सिड एंटर करता है सेल साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसका जो जीनोम है वो क्या है, उससे प्रोटीन कोड से अलग होना चाहिए रेप्लिकेशन के लिए। जैसे हमने अभी अभी हमने पढ़ा था उस एक्सपेरिमेंट के अंदर, हार्शी एंड चेस के अंदर हमने पढ़ा था कि ये हमारी बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर जैसे ही हम वायरस को इन्फेक्ट करवाते हैं तो क्या होता है, डीएनए इसके अंदर एंटर कर जाता है इसका, और जो ये जो इसका प्रोटीन कोड है वो क्या है, वो हट जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी वायरस जब अपनी रेप्लिकेशन करवाता है किसी होस्ट सेल के अंदर तो वो अपने प्रोटीन कोड से अलग होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अनकोटिंग। अनकोटिंग का मतलब है रिलीज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड फ्रॉम द कोट ऑफ द वायरस। ठीक है, यू कैन से प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस, दिस इज कॉल्ड अनकोटिंग। इन मेजोरिटी ऑफ द वायरस द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, एंजाइम जो ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स का, एज बिकॉज इसके पास प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन कोड बना हुआ है, तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स चाहिए होंगे जो डाइजेस्ट कर देते हैं कैप्सिड को और अनकोटिंग को कैरी आउट करते हैं। इसमें क्या हुआ है कि पूरा का पूरा जब हमने एक्सपेरिमेंट करवाया तो वो आर्टिफिशियल एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, हमने उसको पर्टिकुलरली मशीन्स की हेल्प से करवाया है। लेकिन इसमें अगर वो पूरा का पूरा वायरस एंटर हो जाता है तो देन जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, उस प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देंगे, उसका जो न्यूक्लिक एसिड था वो रिलीज हो जाएगा। अभी अभी हमने पहले पढ़ा था कि उसके अंदर अगर वो जो लार्ज वायरस है उसके पास कुछ स्पेशल जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कुछ ऐसे एंजाइम्स को कोड करती हैं जो कि उसकी पेनिट्रेशन में हेल्प करता है। ठीक है, पेनिट्रेशन के अंदर ही अनकोटिंग आता है। तो अनकोटिंग के जो होता है वो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की हेल्प से होता है क्योंकि वो प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं और जो प्रोटीन कोट है उसको डाइजेस्ट करवा के अनकोट करवा देते हैं इसका जो न्यूक्लिक एसिड है। आफ्टर दैट रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी। सो द प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स यूज्ड फॉर अनकोटिंग either are coded by viral genome or is from the host cell। तो जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं या तो वो होस्ट सेल के भी हो सकते हैं या फिर जो वायरस का जीनोम है वो भी कोड करता होता है। कुछ वायरसेस होते हैं जैसे कि पिकोर्निया वायरसेस डू नॉट अंडरगो अनकोटिंग। ठीक है, पिकोर्ना वायरसेस पेनिट्रेट द होस्ट सेल बाय एंडोसाइटोसिस। ये क्या करता है, एंडोसाइटोसिस से पेनिट्रेट करता है, यानी कि एक वेसिकल बना बना लेता है अपने चारों तरफ मेम्ब्रेन का। They directly release their nucleic acid in the host cytoplasm through a membrane pore present in the endocytic vessel। अब जैसे ही ये वायरस एंटर हुआ, ठीक है, ये वायरस एंटर हुआ बैक्टीरियल सेल के अंदर, इसने क्या करा, एक वेसिकल बनाया, इसके अंदर इस वायरस को एंट्रैप कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये अपने प्रोटीन कोड को डाइजेस्ट नहीं कराएगा। इसके पास एक और प्रोसेस है कि ये अपना डीएनए जो है अपनी शीथ की जो इसकी जो शीथ थी, मैं एक बार इसको थोड़ा ढंग से ड्रॉ कर लेती हूँ। देखो, तो इसके पास देखो ये वाला जो इसका पोर्शन था ना, ये वाला, ये वाला हेलिकल साइमेट्री थी। ठीक है, अब हेलिकल में क्या है, इसके बीच में डीएनए आराम से जा सकता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से अपना डीएनए पास कर देगा। अब ये डीएनए पास करके वायरस, ये जो वेसिकल है इसकी मेम्ब्रेन पे आ जाएगा, तो इस वेसिकल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स क्रिएट करवा देगा। अब ये पोर्स से क्या होगा, ये जो डीएनए था ये साइटोप्लाज्म के अंदर एंटर हो जाता है। ठीक है, तो जो पिकोर्ना है वायरस वो क्या करता है, वो कुछ इस तरह से मैकेनिज्म फॉलो करता है, वो अनकोटिंग को फॉलो नहीं करता है। आफ्टर अनकोटिंग द रिलीज्ड वायरल न्यूक्लिक एसिड टेक्स कंट्रोल ओवर द होस्ट सेल मेटाबॉलिक मशीनरी। ये बात हमें पता है कि जैसे ही जो डीएनए है या आरएनए है वो रिलीज हो जाएगा होस्ट सेल के अंदर, और उसके बाद क्या होगा, वो पूरा का पूरा कंट्रोल ले लेता है उस सेल का। ठीक है, क्योंकि वो अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज करवाना शुरू कर देगा। देखो कुछ इसके अंदर इसने जैसे दिखाया, कैथरीन कोटेड पिट, इसने इसके अंदर एंटर जैसे ही ये करा तो ये एक वेसिकल बन गया। ठीक है,
अब ये इसने बोला नेकेड वेसिकल, यानी कि इसके अंदर जो ये है, इसके अंदर जो है इसकी एनवलप प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पे ये आया, यहाँ पे एंडोसोम बन गया, अर्ली एंडोसोम बना, उसके बाद लेट एंडोसोम बना। यहाँ से इसने क्या करा, इसको ब्रेक डाउन को इसके साथ फ्यूज करके, एंड देन जो पार्टिकल है वो इससे गया। यही था होस्ट सेल का साइटोप्लाज्म, इसके अंदर ये आ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, ये इसकी इंनर सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर सेल मेम्ब्रेन इसने दिखा दी। जैसे ही ये इसके अंदर एंटर कराया पार्टिकल, इसके पास कोई भी वेसिकल प्रेजेंट नहीं है, ये डायरेक्ट ऐसे का ऐसे ही पार्टिकल इसमें से निकल गया है। ठीक है, क्योंकि इसने करा है परमेबिलाइजेशन। परमेबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, एक परमेबिलिटी वर्ड सुना होगा। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परमेबिलिटी? मैम सेल मेम्ब्रेन का किसी पार्टिकल को अलाउ करना थ्रू आउट द सेल मेम्ब्रेन, सेल के अंदर। ठीक है, तो इसने वर्ड यूज करा परमेबिलाइजेशन। तो इसी तरह से ये क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन से खुद को लो करवाता है, डायरेक्ट एंटर कर जाता है बिना कोई वेसिकल फॉर्मेशन के। तो ये दो टाइप इसने दिखाए हैं कि किस तरह से ये एंडोसाइटोसिस होती है। ठीक है, देन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स, जो एंजाइम ब्रेक डाउन करते हैं प्रोटीन्स का, डाइजेस्ट कर देते हैं कैप्सिड को और अनकोटिंग करवा देते हैं। अब जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम है वो अनकोटिंग के लिए यूज होते हैं, वायरल जीनोम से कोड होते हैं, होस्ट से, ये हम देख चुके हैं, पहले हो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं बायोसिंथेसिस। एज बिकॉज हमने पेनिट्रेशन करवा ली है, एंटर करवा लिया है, अनकोटिंग करवा दिया है, हमारा डीएनए बाहर निकल गया है। अब उसके बाद क्या होगा, after entering the host cytoplasm, the synthesis of viral genome and viral protein starts with the help of host cell machinery. The enzymes of the host cell are used for viral genome synthesis, and the host cell ribosome and translation machinery is used for protein synthesis. The replication strategy of any virus depends on nature of its genetic material. We have studied in previous unit that virus can be divided into 7 groups on the basis of genetic material. ठीक है, ये बात हमें पता है, ये मैं बार बार बता चुकी हूँ कि जैसे उसके अंदर एंटर होगा वो उसकी मशीनरी को हाईजेक करवा लेगा और उसके बाद वो अपने प्रोटीन सिंथेसाइज करवाना शुरू कर देगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि 7 तरह के वायरसेस होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, तो आज के लिए ये वाला हम इतना ही करेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे बताओ। एनी डाउट? इसमें किसी को कोई डाउट है?